इसके अंदर जो रेड पार्ट है दैट इज पर्टिकुलरली सैफरन। उसके बाद हमने इसको इधर से प्लग कर लेना है। ये इसका केसर निकला है। प्लांट सनलाइट, वाटर, CO2 कश्मीर जैसा टेम्परेचर कहाँ से लेगा? तो जब इसके अंदर ज़्यादा CO2 हो जाती है तो उसको वेंट आउट करना पड़ता है हमको। जैसे जैसे इसको मैं लाइट के पास लेता जाऊंगा लक्स बढ़ता जाएगा। कि जैसे आपने ओपन फार्मिंग मेंशन करी, उसमें होता है कि रूट्स होती हैं। आप इसमें ऑलरेडी ट्रे में देख चुके हो कि कोई नीचे रूट नहीं है। हम उसको पर ग्राम 800 का बेचते हैं तो हमारा 8 लाख रुपए पर केजी का बनता है। कड़वा है? कड़वा है। आप टंग दिखा सकते हैं अपनी, केसरी रंग की हो गई है। जो अपने छल्ली होती है, कौन होता है, उसके जो बाल ऊपर से निकलते हैं, जो रफेज है एक तरीके से, लोग उसको कलर करके प्रेस करके भी बेच रहे हैं केसर के नाम पे। जी। अगर किसी नए बंदे ने ये खेती शुरू करनी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है पैसे की? आज की वीडियो बात करेंगे केसर की खेती के बारे में। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी केसर की प्रोडक्शन होती है उसका 90% ईरान से आता है, इसीलिए ईरान उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। अपने देश इंडिया की बात करें तो इंडिया में कश्मीर के अंदर पैम्पोर में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। दुख की बात यह है कि 2010 के आसपास कश्मीर से टोटल 8 टन की प्रोडक्शन होती थी केसर की, जो कि 2023-24 से कम होकर 2.6 टन रह चुकी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डाटा है। अपने देश में जो केसर की कंजम्पशन है वो तकरीबन 100 टन की है। तो हमें बहुत सारा केसर अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से इंपोर्ट करना पड़ता है। पर अपने देश के कुछ युवा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इसकी खेती एक बंद कमरे में स्टार्ट की है। दोस्तों, मैं कश्मीर के पैम्पोर में नहीं खड़ा हूँ, मैं पंजाब के लुधियाना में हूँ। मेरे साथ एक भाई बहन है जिन्होंने कि केसर की खेती एक बंद कमरे में स्टार्ट कर रखी है। सर, आप अपना पहले परिचय देंगे? सर, मेरा नाम शंकर नरूला है, 22 साल का हूँ मैं, एंड मैंने BCA की हुई है। मेरा बैकग्राउंड जो है उसमें मैंने कोडिंग वगैरह सीखी है एंड BCA की हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। ठीक है। एंड राइट नाउ MBA परस्यू कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम आस्तिका नरूला है। मैं अभी करंटली 24 इयर्स की हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन परस्यू किया है। कश्मीर के ठंडे इलाके में होने वाला केसर, तो ये बंद कमरे में केसर कैसे किया जा रहा है? सर, मेन जो टेक्निक है इसकी एरोपोनिक्स टेक्निक बोलते हैं इसको। इसके अंदर विदाउट मिट्टी इसकी खेती होती है, बिना पानी की होती है। जो भी पानी इसको चाहिए वो नमी से, हवा में से ले लेता है, एंड जो भी इसको न्यूट्रिएंट चाहिए वो ऑलरेडी जब मिट्टी के अंदर था वो वाला न्यूट्रिएंट ही कंज्यूम करता है। प्लांट्स आपने कहाँ से अरेंज किए? सर, ये पैम्पोर से ही लेके आए हैं हम, कश्मीर से ही लेके आए हैं। ये वैरायटी कौन सी है? सर, इसकी एक ही वैरायटी आती है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है, कश्मीरी वैरायटी ही कहते हैं इसको। इसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैरायटीज नहीं आती हैं। प्लांट सनलाइट, वाटर, CO2 कश्मीर जैसा टेम्परेचर कहाँ से लेगा? इसके अंदर सर जैसा आप बता रहे हैं वही 4 पैरामीटर्स यूज होंगे। सनलाइट का जो लाइट है, उसके बाद ह्यूमिडिटी वाटर के लिए, वाटर कंटेंट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा के अंदर है, एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है वहाँ का कश्मीर का, क्योंकि हमने कश्मीर को काइंड ऑफ रेप्लिकेट करना है। तो वही चारों चीज़ें इसके अंदर मेंटेन करने का ज़रूरत है अगर आपको कश्मीरी सैफरन उगाना है। अगर किसी नए बंदे ने केसर की खेती शुरू करनी है तो उसको रूम बनाना पड़ेगा या कंटेनर? दोनों में से कोई भी ऑप्शन आइडियल है इसके लिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर कंटेनर जो लोहे वाला अपना कंटेनर होता है अगर उसके अंदर कर रहा है तो उसमें इंसुलेशन थोड़ी मोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सनलाइट का कॉन्टैक्ट उसके साथ पड़ता है लोहे के साथ तो अंदर हीट ट्रैप हो जाती है कहीं ना कहीं। आपका इंसुलेशन से क्या मतलब है? इंसुलेशन सर, जो थर्माकोल की इंसुलेशन हमारे सब तरफ लगी है, फर्श के नीचे भी है, 6 की 6 दिशाओं के अंदर है ये। उसका कारण क्या है करने का? सर, उसका कारण ये है कि जब चिलर ने अंदर ठंडक पैदा करनी है वो ठंडक अंदर ट्रैप रहे ताकि इसको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड रहे। अगर वो साथ साथ लीक होती रहेगी तो चिलर की रेकरिंग जो कॉस्ट है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो भी इंक्रीजिंग रहेगी, एंड जिस टाइम पे इसको 5-4 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होगा वो अंदर मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। इंसुलेशन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? आइडियल 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके रूम का साइज कितना है। सेकेंडली, आप उसके अंदर चिलर्स कितने लगा रहे हो। थर्डली, आपकी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर किसी बंदे ने सैफरन की खेती शुरू करनी है, उसको मैंने स्टार्ट करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर, सबसे पहले आप इसकी ट्रेनिंग लो कहीं ना कहीं से डेफिनेटली, एंड उसके बाद सही से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है उसके अंदर सबसे पहले आपको ये एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए रूम रेडी करना पड़ेगा, जिसके अंदर इंसुलेशन करानी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन कराने के बाद आप चिलर्स लो, जो आपने बीज प्रोक्योर करना है वो कहीं ना कहीं से अरेंज करो। तो जब आपकी ये 3 चीज़ें आ गई, फॉर एग्जाम्पल बल्ब आ गया जो सीड है इसका, जो सबसे मेन चीज़ है, उसके बाद चिलर आ गया, उसके बाद आपने रूम रेडी कर लिया कम्प्लीटली, इंसुलेशन भी करवा ली। उसके बाद आपकी सेकेंडरी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ट्रेज आपने किस तरीके की यूज़ करनी है, वो भी मल्टीपल तरीकों की यूज़ हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन कंफर्ट। हमने जैसे वुडन की यूज़ की, लोग प्लास्टिक की भी करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड जो रैक्स हैं, रैक्स कितने बाय कितने का चाहिए वो भी रूम के साइज के अकॉर्डिंग, जिसका जितना कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकता है। जब सीड लगाना है तब इसको टेम्परेचर कितने से कितना चाहिए? सर, जिस टाइम पे सीड लगाना है उस टाइम 16 डिग्रीज के आसपास चाहिए। डे नाइट दोनों में? नहीं, डे और नाइट का अलग अलग है। नाइट टाइम को 4 या 5 डिग्री का वेरिएशन रहता है एवरी डे। सेम इज विद लाइट। जिस टाइम पे हमने प्लांट किया सीड उस टाइम पे लाइट का लक्स डिफरेंट रहता है।
आज की डेट में अलग है, आने वाले 15 डेज में अलग रहेगा। वो साइकिल के अकॉर्डिंग हमको लाइट भी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पे फीड रख दिया, हाँ जी, उसको 15 डिग्री या 16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, रात में उसको 4-5 डिग्री कम चाहिए। बिल्कुल। तो ये आप इमीडिएटली उसमें डिफरेंस लाते हैं कि धीरे धीरे करते हैं कम? सर हमने तो ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर उसको सेट कर देना है और ऑटोमेटिकली 1 आवर के अंदर उसने वो वाला वेरिएशन कर देना है। क्योंकि अगर हम आम नॉर्मल इन्वायरमेंट भी देखें, जब सनसेट होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर ठंडक आनी शुरू हो जाती है। वही हमारा चिलर काम करता है, वही हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है। ह्यूमिडिटी का भी पैरामीटर अलग अलग है कि बीच में अलग हाँ जी, है? हाँ जी। उसका कैसे है? उसका सर वो भी वेरिएशन है। जिस टाइम पे प्लांट किया था उस टाइम पे 75% चाहिए थी, उसके बाद 90 भी चाहिए, बीच में 95 भी चाहिए, बीच में फिर वापस 85 चाहिए। वो भी डिपेंड करता है जो पैम्पोर, क्योंकि हमने वहाँ की चीज़ को रेप्लिकेट करना है। जब वहाँ पर बारिश होगी तो उसी की चीज़ का हमने यहाँ पर भी थोड़ा ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा उसको। ह्यूमिडिटी को मेंटेन कैसे करेंगे? सर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए लोगों को तो वैसे जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो एनवायरनमेंट है, यहाँ ह्यूमिडिटी पहले ही काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए डीह्यूमिडिफायर की जरूरत पड़ती है कि ह्यूमिडिटी बाहर निकालनी पड़े। इन केस अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, हम जो फर्श है उसके ऊपर हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर देते हैं, उससे हमारी ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करने के लिए एग्जॉस्ट लगा सकते हैं हम। जैसे अगर ज़्यादा अंदर लोग आ जाएं तो उस टाइम पे CO2 के लेवल्स अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। उस टाइम पे वेंट जो हमने लगाया उसको ऑन कर देते हैं, वहाँ से CO2 बाहर चली जाती है एंड बाहर से फ्रेश एयर अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप देखते कैसे हैं कि CO2 का लेवल इसमें कितना है? सर उसके लिए सेंसर्स रखे हुए हैं हमने, मीटर्स रखे हुए हैं। श्योर सर। ये सर जैसे आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ये मीटर रखा हुआ है राइट नाउ। इसका जो 743 है, बिलो 800 चाहिए आज की डेट के अंदर। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, इसके पास आके बात करेंगे, आपको ये मीटर बढ़ता हुआ भी दिख जाएगा विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो जब इसकी अंदर ज़्यादा CO2 हो जाती है तो उसको वेंट आउट करना पड़ता है हमको। ओके, तो उसके लिए एग्जॉस्ट लगा रखे हैं हमने? एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, हमने नहीं लगा रखे क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। ठीक है। जब हॉल का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए, उस टाइम पे हमको ज़रूरत पड़ेगी। लाइट का कैसे करती हैं? सर लाइट के लिए हमने ग्रो लाइट्स और LED लाइट्स का कॉम्पोजिशन यूज़ किया गया है इसके अंदर। वाइट लाइट के अंदर हमने लक्स पूरा करने के लिए वाइट लाइट को यूज़ किया है, और ब्लू और पिंक लाइट का जो कॉम्पोजिशन है पर्पल कलर बनाता है, वो इसकी ग्रोथ के लिए यूज होता है। जो रेनबो के अंदर भी, जो आसमान के अंदर भी जो कलर्स होते हैं, विबग्योर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी जो वॉयलेट कलर होता है, वही पर्टिकुलरली जो प्लांट का फ्लावर होता है, प्लांट को जो ग्रोथ हार्मोन जो प्रोवाइड करता है, वो विबग्योर का वॉयलेट कलर ही होता है। हमने भी वही इसको प्रोवाइड किया है, इसीलिए इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है उससे। लाइट को कैसे मेंटेन करें? लाइट कितनी चाहिए इसको? सर लाइट लक्स के अंदर मेजर होती है, उसका भी मीटर है, आई विल शो यू। जैसा आप देख पा रहे हैं सर, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर 1700 लक्स है, इंटू 10 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इंटू 10 के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 1700 1600 समथिंग लक्स आ रहा है। जैसे जैसे इसको मैं लाइट के पास लेता जाऊंगा, लक्स बढ़ता जाएगा, 3000 तक आ गया, लाइट के और नजदीक ले गया 4000 5000 तक आ गया। ठीक है। तो इससे हम मेजर करते हैं आज की डेट के अंदर इसको 3000 के आसपास लक्स चाहिए, और आने वाले डेज के अंदर 6000 के आसपास। तो जैसे अगर मैं ये वाला लेवल देखूं तो यहाँ पर मेरा 3000 पूरा आ रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो हर स्टेज पे लक्स चेंज होता रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम जैसे हमने ये रैक बना रखे हैं, तो इसमें कुछ पैरामीटर होता है, कितना डिफरेंस रखना है हमें एक से दूसरे रैक का? सर अगर आप डिफरेंस की बात करो तो पैरामीटर बेसिकली लाइट का ही रहता है कि लाइट जिस लेवल पे आपकी मेंटेन हो पाए, आप उस लेवल पे अपने रैक्स कंस्ट्रक्ट करवा लो। आई वुड से ये वाले रैक्स तो बहुत इजी है मेंटेन करने के लिए, आप इनका लेवल्स अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हो, दे क्वाइट इजी टू मैनेज। इसमें कुछ ये भी होता है कि जैसे कितने बल्ब रखने हैं एक ट्रे में, उसका भी ध्यान रखना है या नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि आपने अपने ट्रे को कम्प्लीटली फिल कर देना है। इस बात का आप मेक श्योर करो कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरे नहीं, ओवरलैप नहीं करें। जैसे हम लोग सीड ले आए तो लगाने से पहले उसको कैसे हमें साफ संभाल करनी है उसकी? सर जैसे ही हम सीड लेके आए, पहली बात तो उसको थोड़े से टेम्परेचर के अंदर रखना पड़ेगा कि जब हम लेके आ रहे हैं ये ना हो हम उसको बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोज कर दें, सनलाइट एक्सपोज कर दें, उसमें आपका बीज खराब हो जाता है, उसका न्यूट्रिएंट उसके अंदर मरने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हीट से। सेकेंडली, जैसे ही आप लेके आए हो, आपने सीड प्रोक्योर कर लिया, हमारा एक्सपीरियंस तो बताता है विद इन 10 डेज आपने प्रोक्योरमेंट के उसको प्लांट कर देना है। अगर आप ज़्यादा लेट हुए तो आपकी प्रोडक्शन इम्पैक्ट कर जाती है। जरूरी बातें क्या है सीड लेते समय ध्यान रखनी है? सर जरूरी बातें एक है कि आप कम से कम छोटा सीड लो। छोटे सीड ने क्योंकि मिट्टी के अंदर जाके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर होना है, आपको सेम ईयर के अंदर यील्ड मिलनी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, जैसा हमारे साथ हुआ। अराउंड 70% 65-70% हमारा जो बीज आया इस साल वो छोटा आया है, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। जैसे एक बीज ने अगर 25 ग्राम स्पेस ले ली तो 25 ग्राम के अंदर 5 सीड्स और आ गए ना, 5-5 ग्राम वाले। उन 5 ने मेरे को प्रोडक्शन नहीं दी, लेकिन इस एक 25 ने 2 फूल दे दिए इस साल। दूसरा, जब आपने सीड प्रोक्योर कर लिया उस टाइम पे फंगस का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब सीड को प्लांट करना है। जब प्लांट किया, अगर उसके ऊपर फंगस लग चुकी है तो उसको हमने सॉर्टिंग स्टेज पे साइड पे कर देना है। अगर तब नहीं किया तो आपकी पूरी एक ट्रे खराब हो सकती है, क्योंकि फंगस एक बीज से दूसरे बीज पे इजीली लग जाती है। जब हमने सीड लगाना है तो उसको हमने देखना है कितने ग्राम का सीड है वो?
सर हम फार्मर को तो अपने एंड से कह सकते हैं कि हमें बड़ा सीड दे, बट आगे जब उसने बोरी के अंदर हमको सीड प्रोवाइड कर दिया उसके बाद तो जब हमने बोरी खोली वेट किया तभी पता चल सकता है कि कितना बड़ा सीड है। देयर इज़ अ चांस वो हमें 10 ग्राम्स का सीड भी दे दे, देयर इज़ अ चांस कि वो हमें ऐसा 25 ग्राम्स के आसपास का सीड भी दे दे, देयर इज़ अ चांस वो इससे भी बड़ा सीड हमको दे दे जो 35 ग्राम्स तक भी जा सकता है। वो हम नहीं उसको मतलब डिफाइन कर पाएंगे कि हमको कितना चाहिए, हम उसको बोल देंगे, वो आगे ट्रस्ट फैक्टर है कि वो आपको उतना बड़ा सीड देता है या नहीं देता। शूट से फ्लावर तक कितना टाइम लग जाता है? सर आइडियली 15 to 20 डेज एट मैक्स, क्योंकि शूट तो जब आपने सीड को प्लांट कर दिया उसके 15 डेज के अंदर शूट आनी स्टार्ट हो जाती है। बस शूट का साइज छोटा होता है वो ऑब्वियसली, पहले इतना सा होता है फिर शूट बड़ी होती जाती है। जब इस साइज तक की शूट हो गई, डिपेंडिंग ऑन द सीड के साइज पे डिपेंड करता है वो, अगर सीड का साइज छोटा है उसकी शूट भी छोटी होगी, उसका फ्लावर भी छोटा होगा। वैसे ये सीन है कि अगर सीड का साइज बड़ा है तो उसकी शूट भी कई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसके अंदर फ्लावर का साइज भी काफ़ी बड़ा खिलता है। तो वो आइडियली 15 डेज के अंदर जब आपकी शूट पूरी ग्रो होगी उसके अंदर से फ्लावर बाहर आ जाएगा। सर जैसा आप देख पा रहे हैं ये इसका सेफ्रन का बल्ब इसको बोलते हैं। ये उसके अंदर से शूट्स निकली हुई हैं दो, एक के अंदर से इस साल फ्लावर आ चुका है जो आज हार्वेस्ट करना है हमने। इसके अंदर जो रेड पार्ट है दैट इज पर्टिकुलरली सेफ्रन, एंड जो येलो पार्ट है वो केसर पत्ती होती है, स्टेमन बोलते हैं उसको, जो फ्लावर का स्टेमन होता है, और ये पर्पल उसके पेटल्स हैं। सबसे पहले इसको हमने हार्वेस्ट करने के लिए फ्लावर को बाहर करना है, ये बहुत इजीली बाहर प्लग हो जाता है, ये उसका रेजिड्यू है। ये है मेन फ्लावर जो केसर का फ्लावर बोलते हैं जिसको। इसको अगर हम अभी हार्वेस्ट करें, सबसे पहले इसके जो तीनों के तीनों स्टिग्मा है, रेड पार्ट इज द स्टिग्मा, इसको हमने एक तरफ को खींच लेना है, उसके बाद हमने इसको इधर से प्लग कर लेना है। ये इसका केसर निकला है जो ओरिजिनल सैफरन जिसको बोलते हैं हम कश्मीरी सैफरन, वो ये है। इसका जो रेड पार्ट है सर, अगर ये 16 mm से ज़्यादा का है तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का कहलाता है। अगर अभी हम इसको चेक भी करेंगे 16 mm या उससे ज़्यादा का होगा, आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, इजिली 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है ये, तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। जो इसके अंदर अब केसर पत्ती जिसको हम बोलते हैं, स्टेमन जो है वो भी यूज़ होती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, उसका फूड कलरिंग के काम आता है। एंड ये हमारे मेडिसिन में भी काम आता है, आयुर्वेद में भी काम आता है, और लोग इसको यूजुअली गार्निशिंग में भी काम ले लेते हैं केसर को। जो इसका पेटल है, पेटल इसका परफ्यूम इंडस्ट्री के काम आता है, इसका परफ्यूम बन सकता है इजीली। तो इसको बेच रहे हैं हम लोग? बेच सकते हैं। राइट नाउ हमारे पास कोई इतना सेलर का है नहीं डिपार्टमेंट, उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इजीली बिक जाता है, ये भी कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ इसके अंदर केसर ही है, क्योंकि उसी का प्राइस सबसे ज़्यादा है जी। 1 ग्राम केसर जी कितने फूलों से इकट्ठा होगा? सर अगर फूल कम्प्लीटली टेक केयर में रहता है तो इजीली 100 या 110 फ्लावर्स के अंदर से 1 ग्राम निकल जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है, क्योंकि हमारा जो केसर है उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, जो मोगरा इसको बोलते हैं, रेड पार्ट को मोगरा कहते हैं, मोगरे की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि 90 to 100 के अंदर भी कई बार तो हमारा 1 ग्राम इजीली निकल जाता है। अभी हम चेक करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो मोगरा है उसकी 2.2 सेंटीमीटर के आसपास की लेंथ है, जो रेड पार्ट है ओनली, ठीक है, यहाँ तक जी। जब उसकी लेंथ 1.5 या 1.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। सर अभी आप ये खा के देखो, आपके सामने हमने हार्वेस्ट किया है, आप बताना कैसा फ्लेवर है इसका। आपकी टंग भी केसरी रंग की हो जाएगी अभी। कड़वा है, आप टंग दिखा सकते हैं अपनी, केसरी रंग की हो गई है, इससे पता चलता है ओरिजिनल सैफरन है। जैसे हमने सीड लगा रखा, मान ली 10 ग्राम का, कोई 25 ग्राम का, तो मोगरे कम या ज्यादा हो सकते हैं? नहीं सर, एक सीड के अंदर से आइडियली 3 मोगरा ही निकलते हैं, 3 ही पत्ती निकलती हैं केसर की। अगर इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो जैसे आपका 14 बाई 44 फीट का है ये, तो इसमें कितनी हार्वेस्टिंग हो जाएगी? सर इसके अंदर जो हार्वेस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 1.5 kg तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो हमें आज की डेट पे दिख रहा है, जितनी स्पीड से हमारा बीज आया था और सारा फ्लावरिंग सीजन निकला, 1.3 हम इजीली टच कर जाएंगे जो हमें नजर आ रहा है। अभी आपकी लास्ट स्टेज चल रही है हार्वेस्ट? हाँ जी, क्योंकि रोज के अभी भी 300 फ्लावर्स 400 फ्लावर्स के आसपास आ जाते हैं। तो इसका इस समय मार्केट में रेट क्या है? सर मार्केट में रेट आप पर्टिकुलर मतलब होता है इसके अंदर कि आप किस चीज़ का पूछ रहे हो। एक हो गया सैफरन का, एक हो गया कश्मीरी सैफरन का, एक हो गया ईरानी सैफरन, क्योंकि इंडियन की मार्केट के अंदर हर चीज़ बिक रही है आज की डेट के अंदर। हाँ जी, जैसे जो अपने छल्ली होती है, कौन होता है, उसके जो बाल ऊपर से निकलते हैं, जो रफेज है एक तरीके से, लोग उसको कलर करके प्रेस करके भी बेच रहे हैं केसर के नाम पे। वो 3000 रुपीज़ पर केजी पे खरीदते हैं, उसको कलर करके उसका सारा ट्रीटमेंट करके उसको सैफरन के नाम पे बेच देते हैं 3 to 4 लाख रुपीज़ पे पर केजी पे।
ये रेट भी चल रहे हैं, लेकिन कोई उसको टेस्ट नहीं कराता पर ग्राम को, वो उस चीज का फर्क आ जाता है। उसके बाद लोग ईरानी सैफरन इंपोर्ट करके कश्मीरी के नाम पे भी बेच रहे हैं, वो 80,000 रुपीज पर केजी पे मिल जाता है और आगे 4-5 लाख के आसपास का बिक जाता है पर केजी पे। हमारा सिंस कश्मीरी केसर है, पर्टिकुलरली हम उसके अंदर ही मतलब बैठे हुए हैं कि हमने कश्मीरी ही उगाना है, तो उसका प्राइस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हम उसको पर ग्राम 800 का बेचते हैं, तो हमारा 8 लाख रुपए पर केजी का बनता है। केसर हमने उगा लिया, बेचेंगे कैसे? सर इसको बेचने का तो मतलब बिल्कुल ही कोई टफ टास्क है नहीं, जितना हमारा अब तक 3-3.5 महीनों का एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई इतनी कम है, मतलब कि उसको हम फुलफिल जितना मर्जी करने की कोशिश कर लें, लेकिन हम जैसे लोग इतने बड़े बड़े स्केल पे भी कर लें तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो चीज़ करनी। इनफैक्ट हमें तो ऑर्डर्स भी बाहर से ऑटोमेटिकली आने शुरू हो गए हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया से, कि हम लोगों को पता है कि ये क्या टेक्निक आपने यूज़ की है, दे आर इनफ नॉलेजेबल, दे आर लाइक कि हमको पता है ओरिजिनल है, तो हम आपसे इस प्राइस पे लेने को रेडी हैं, हम आगे अपने ब्रांड से बेचना चाहते हैं, या आप अपने ब्रांड से हमें बेच, तो हम आगे सेल आउट करना चाहते हैं। जैसे आप दोनों भाई बहन ने ये स्टार्ट किया था, तो आप दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हो? सर मैं यूजुअली प्रोडक्शन का सारा देखता हूँ, मार्केटिंग एंड सेल्स का मेरी सिस्टर देखती है। तो अगर हमने साधारण तरीके से देखना हो कि असली कौन सा केसर और नकली कौन सा है, तो वो कैसे चेक करेंगे? सर असली केसर कौन सा है और नकली कौन सा है, अगर आपने केसर का ही चेक करना है, आप ये नहीं चेक कर सकते कि वो कश्मीरी ईरानी है, उसके लिए आपको मेडिकल टर्म्स में जाना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप छल्ली वाले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उस दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना चाहते हो, वो इजिली आप पानी के अंदर रखो, ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर के अंदर रख दोगे उसको केसर को, अगर विद इन 2 मिनट उसने सारा रंग छोड़ दिया 2-3 मिनट्स में, तो वो नकली है। अगर वो तकरीबन 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर तक टाइम लेता है कंप्लीट अपना रंग छोड़ने के लिए, दैट इज ओरिजिनल कश्मीरी और ईरानी केसर। जैसे पूरी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो ये बल्ब जो पड़े हुए हैं इनको हम लोग क्या करेंगे? इनको सर इसका नेक्स्ट स्टेज ये रहता है कि इसको हम सॉइल में वापस डाल देंगे। अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर से लेके जून तक ये सॉइल में रहेगा, फॉर नियरली 7 मंथ्स ये सॉइल में रहेगा। इसको इसका स्लीपिंग पीरियड बोलते हैं। उस टाइम ये कोई फ्लावरिंग नहीं देता है। ये जो सॉइल जिसमें हम इसको डालेंगे वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा, नरिशमेंट लेगा, ग्रो करेगा। सबसे बड़ी बात ये रिप्रोड्यूस करता है। यूजुअली प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम इसको सॉइल में डालेंगे, जो मदर सीड है वो बड़ा तो होगा ही, उसके जो साइड्स के शूट्स जो हैं बिल्कुल डेफिनेटली उसमें डॉटर सीड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि हमने सीड में एक बार इन्वेस्टमेंट की तो हमें दोबारा सीड नहीं लेना पड़ेगा। डेफिनेटली। ये मिट्टी किस तरह की है? मिट्टी सर ये स्पेशल कॉम्पोजिशन हमने प्रिपेयर किया है। जो नॉर्मल मिट्टी होती है उसका हमने कुछ % लिया है। उसके बाद हमने इसमें सैंड मिक्स किया है, खाद मिक्स करी है हमने, इसमें कोकोपीट मिक्स किया है। एक पर्टिकुलर रेशो हमने बनाया है उसका, जो इसको आइडियली चाहिए होता है, ताकि जो हमने इसमें जो छोटा साइज का सीड है उसको इसमें प्रॉपर नरिशमेंट मिले। अब यहाँ पे सॉइल आ गई तो इसको पानी भी देना पड़ेगा। जिस टाइम पे मेरे को लगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, उस टाइम पे मैंने हल्का सा पानी दे दिया। एंड आपको इसके अंदर शूट्स दिख रही होंगी, देखो अंदर पानी है इसके। अभी ये इसकी रूट्स हैं, वाइट कलर की आपको दिख रही होंगी। निकाल के देख सकते हैं? नहीं। हाँ जी मैं निकाल देता हूँ। कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं। ये सर इसका सीड है। अब फ़र्क ये है, इसका साइज़ देखिए आप कितना ज़्यादा छोटा है। ये इतना सा सीड था एंड उसकी इतनी ज़्यादा रूट्स आ चुकी हैं। ऑन द वेरी सेम हैंड अगर हम इधर से इसका पीयर कंपैरिजन करें, दोनों सीड्स के साइज़ में डिफरेंस देखिए। बिल्कुल। इसमें से इस साल फ्लावर निकल चुका है, इसमें से फ्लावर नहीं निकल सकता था, इसीलिए हमने उसकी ग्रोथ के लिए इसको हमने मिट्टी के अंदर डाल दिया। एक बल्ब में कितने डॉटर फीड्स आएंगे? सर वो इसके साइज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपके हाथ के अंदर है तकरीबन 8 या 9 ग्राम्स के आसपास का बल्ब होगा। इसके अंदर मल्टीपल डॉटर्स निकलेंगे, जैसे सिस्टर कह रही हैं। ठीक है। इसके अंदर 6 ऊपर से शूट्स निकली हैं, जिसमें से एक के अंदर से फ्लावर निकल चुका है, जिसके साइज से पता चल रहा है सबसे ज्यादा थिक है। ठीक है। सेम वाले में फ्लावर दोबारा भी आएगा नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। अगले 7-8 सालों के लिए ये फ्लावर देता रहेगा। हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन द केयर। 3 इयर्स हम टेन्योर लेके चलते हैं कि देगा ही देगा। उसके बाद अगर आपने ज्यादा केयर की तो मदर सीड सर्वाइव कर जाता है, मदर सीड बन जाता है आफ्टर गिविंग डॉटर्स। ठीक है। अगर सर्वाइव कर गया तो ये 7 इयर्स तक भी हम इससे यील्ड ले सकते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद जब दोबारा हमें इसको मिट्टी में डालना है तो मिट्टी में कितनी डेप्थ रखनी है इसकी? सर डेप्थ वो भी अलग अलग पैरामीटर्स पे है। अगर बीज ज़्यादा छोटा है उसको ज़्यादा नीचे रखना पड़ेगा, अगर बीज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसको प्लांट कर लिया अगस्त के अंदर जी, तो इसमें फ्रूटिंग कब से आना शुरू होगी? सर जो कहते हैं कि आफ्टर 20th ऑफ अक्टूबर किसी भी टाइम आ सकती है। हमारी एग्जैक्ट डेट जितना मेरे को याद है 24th ऑफ अक्टूबर को फर्स्ट फ्लावर निकला था एंड उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। 5,000 तक हमारा फ्लावर एक दिन में निकलने लग गया आफ्टर 1 फ्लावर।
विद इन 7 डेज। हम रफली आइडिया लेके चलते हैं आफ्टर 20th अक्टूबर आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए एंड 15th ऑफ नवंबर तक आपकी फ्लावरिंग रिड्यूसिंग स्टेज पे आ जाती है। आपका ये पूरा सेटअप करने में कितना खर्चा आ गया? सर तकरीबन 50 लाख के आसपास का, 50-55 लाख के आसपास का हमारा खर्चा आ चुका है इस पे। 1800 kg सीड लगा है इसके अंदर, ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज पर kg पड़ा था, तो 18 लाख का खर्चा हमारा सिर्फ सीड्स पे आ गया था। एक चिलर 3 टन का है, 3 लाख का है, तो 9 लाख का तकरीबन चिलर्स पे खर्चा लग गया है। और इंसुलेशन पर 7.5 लाख सर इंसुलेशन पे लगा है और जी। बाकी रैक 2-3 लाख का तकरीबन खर्चा लगा लो। अगर बिजली के बिल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का कितना आ जाएगा? सर वो भी रूम पे डिपेंड करता है। हमारा जैसे 70 गज के आसपास का रूम बनता है, 70-72 गज के आसपास का, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 50,000 पर मंथ इसका बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी पे अकेला। वो भी तब जब कंप्लीट इसके अंदर लाइट्स और चिलर्स ऑन रहेंगे, क्योंकि जब सीड ने डॉर्मेंसी पीरियड के अंदर चले जाना है, सो जाना है, तब इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है काफी ज्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, अराउंड 1-2,000 ही रह जाएगा पर तो मंथ। आपकी तरफ से कुछ सब्सिडी मिल रही है इस पे? नहीं सर, अभी इंडोर सैफरन फार्मिंग पे कोई सब्सिडी नहीं है। इसकी टेक केयर करने के लिए कितने बंदे चाहिए? जो टेक केयर इसकी होनी है वो सिर्फ फ्लावरिंग और प्लांटेशन से टाइम पे होनी है, क्योंकि उस टाइम पे जब आपने सीड को प्लांट कर दिया तब आपको शायद लेबर की भी ज़रूरत पड़े आपको हायर करने की, ताकि वो आपका काम थोड़ा आसान कर दे। दूसरा, जब फ्लावर प्लकिंग सीज़न आता है, जो जैसे अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन जिस टाइम पे फ्लावर्स आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे आप अकेले उसको नहीं मैनेज कर पाओगे। लेकिन जो बाकी सीज़न है उसके अंदर आप अंदर कैमरास फिट कर लो, ऑटोमेशन सेट ऑन कर लो, तो वो आप फ़ोन से इजीली कंट्रोल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। वो सिंगल पर्सन जो ओनर है वो भी उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर डिसीज की बात करें तो इसमें कोई बीमारियां भी आती हैं? सर इसके अंदर सिर्फ एक फंगस आ सकती है और कोई बीमारी नहीं आ सकती। वो भी जब इसको भी हम मिट्टी के अंदर डाल देंगे, जब मिट्टी से निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि फंगस आई है या नहीं आई। सेकेंडली, वो फंगस भी इसलिए आती है क्योंकि लोग इसको पानी दे देते हैं। अगर किसी नए बंदे ने ये खेती शुरू करनी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है पैसे की? सर मिनिमम टू मिनिमम 7 लाख से 10 लाख के अंदर उसका सेटअप स्टार्ट हो सकता है छोटे लेवल पे। कितने बाय कितने एरिया का? सर 10 बाय 10 का इजीली 10 लाख में हो जाता है। इसमें बंदा टेक्निकली ज्यादा स्मार्ट चाहिए, तो साधारण किसान कैसे करेगा ये खेती? सर टेक्निकली स्मार्ट जरूर चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं चाहिए कि हमारा इंडियन बंदा वो चीज़ ना कर पाए। इसके अंदर कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। 4-5 पैरामीटर्स होते हैं, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये चार पैरामीटर्स हैं जिसको आपने पार करना है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ही कीमती जानकारी दी। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जिन्होंने सैफरन की फार्मिंग करनी है? सर मेन यही है कि हम तो खुद चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी फार्मिंग करें, एंड बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे फार्म पे विजिट करें। जो गाइडेंस उनको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में हमारे काम करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, वो भी हमारी तरफ से ऑफर ओपन है। हमें कांटेक्ट करके वो किसी भी टाइम रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपने केसर की खेती करनी होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है शंकर जी का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों दूसरे किसान भाइयों के पास शेयर जरूर करना। ये वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।